Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on engineering metrology subject. This is our fourth lecture on measurement errors. Friends, यहाँ पे एरर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अराइज हो गए वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. टाइप ऑफ एरर, सोर्सेस ऑफ एरर एंड हाउ टू एलिमिनेट ऑल दिस एरर. इससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एरर. तो एरर की जो डेफिनेशन है, अगर वो डेफिनेशन हमने लर्न भी कर ली तो उसको हमें पहले एक एग्जांपल लेके समझना है. तो एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा कि एक मेटल प्लेट है. ये मेटल प्लेट स्टैंडर्ड डायमेंशंस की है जो कि एक डिज़ाइनर ने आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए दी हुई है. क्योंकि डिज़ाइन कैटलॉग में इसके डायमेंशन दिए 100 बाय 100 mm के. मतलब इस प्लेट के जो डायमेंशंस है ये डायमेंशन हो गए स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू और डिज़ाइन वैल्यू. क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है डिज़ाइनर ने तो इसे हम एक सेट पॉइंट मानेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट इस स्टैंडर्ड्स को मानेंगे. ओके, तो इसके बाद में हमने एक प्लेट और एक मैन्युफैक्चर कर ली. मैन्युफैक्चरिंग के बाद में इस प्लेट के डायमेंशन हो गए 95 mm बाई 95 mm. अब क्या हो गया, पहली जो प्लेट थी वो हो गई स्टैंडर्ड्स. उसके बाद में हमने मैन्युफैक्चर किया. मैन्युफैक्चर करने के बाद हमने मेजरमेंट किया तो सेकेंड वाली जो प्लेट है 95 बाय 95 mm, इसके जो डायमेंशन है ये हो गए मेजर्ड वैल्यू. अब यहाँ पे बात जो आती है एरर की. एरर ये दोनों डायमेंशंस का जो डिफरेंस होगा वो होगा एरर. अब क्या होता है, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस को हमने यहाँ पे एरर मान तो लिया पर इसको हमें एक डेफिनेशन के हिसाब से हमें लिखना होगा. तो डेफिनेशन एरर की हो जाती है मेजरमेंट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड क्वांटिटी एंड ट्रू वैल्यू. अभी मेजर्ड क्वांटिटी कौन सी थी, जो सेकेंड वाली प्लेट थी 95 mm वाली, और ट्रू वैल्यू कौन सी थी, मतलब ट्रू वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू और डिजाइन वैल्यू 100 बाय 100. यहाँ पे ट्रू वैल्यू में से अगर हमने मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस कर लिया, तो हमारा वहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी वो हो गई एरर वैल्यू. एरर हमेशा निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऐसा कुछ नहीं. उसके जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके हिसाब से और क्लाइमेट कंडीशन एंड अदर पार्ट ऑल्सो इसके हिसाब से एरर अराइज हो जाएगी. बराबर. तो यहाँ पे हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू को हमें एक सेट पॉइंट मान के ही एरर फाइंड आउट करना है. उसको अगर सेट पॉइंट हमने नहीं माना तो हमें एरर का पता नहीं चलेगा. ओके, तो इसके बाद में यहाँ पे एरर क्यों अराइज होते हैं और उसको हम क्लासीफाई कैसे करें, तो ये सबसे मेन पॉइंट है. तो एरर कौन कौन से टाइप के होते हैं ये हम पहले समझ लेते हैं. एरर के जो टाइप्स है उसमें फर्स्ट टाइप जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड है एनवायरमेंटल एरर, देन अलाइनमेंट एरर, एरर इन रीडिंग एंड पैरेलैक्स एरर. ये जो पॉइंट है पैरेलैक्स एरर वाला, ये पॉइंट आपको हमेशा पेपर में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आपको आता ही है. उसके बाद में है सपोर्ट एरर, कॉन्टैक्ट एरर एंड ड्रिफ्ट एरर. ये सारे जो एरर है इसके बावजूद भी और कुछ टाइप एरर के हैं तो उसको हम आसानी से डिवाइड कर लेंगे, मतलब क्लासीफाई कर देंगे. ये सारे जो टाइप है ये अभी हमें याद रह रहे, पर एग्जाम के टाइम में अगर हमें नहीं पता चल जाता और हमें क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो हम किस तरह इसको इलेबरेट कर सकते हैं ये हम देखते हैं अभी. तो ये सारे पॉइंट हो गए एरर के, ये सारे टाइप हो गए. अब इसको हम मेन क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं तीन अलग अलग पैटर्न में, तीन अलग अलग मेन टाइप में. इसमें पहला हो गया ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर के बाद में सेकेंड पॉइंट हो गया सिस्टमैटिक एरर एंड लास्ट वन इज रैंडम एरर. ये तीन जो एरर टाइप है यही तीन टाइप आपको फिलहाल तो याद रखना है. और इसके हिसाब से हम जो पहली स्क्रीन पे देखे हमने अलग अलग एरर के टाइप, उसको हम डिवाइड कर लेंगे इन तीनों कैटेगरीज में. तो यहाँ पे जो पहली कैटेगरी थी ग्रॉस एरर, ये ग्रॉस एरर कैटेगरी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लेबर है, एक इंसान है, एक पर्सन है. उसको अगर देखा जाए तो उसने अगर कोई मिस्टेक कर ली, मतलब ह्यूमन मिस्टेक से कुछ एरर अराइज होते हैं, तो वो सारे एरर ग्रॉस एरर ये कैटेगरी में आ जाते हैं. बराबर. तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो जाएगी. जो भी हमारी एरर की लिस्ट है अगर उसमें से कुछ एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक आ गए तो वो एरर आ गए आपके ग्रॉस एरर में.
यहाँ पे क्या होता है, यूजिंग रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, जो कि आप पर्सन ने, स्किल लेबर ने या फिर अनस्किल लेबर में एक रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट ले लिया मेजरमेंट के लिए, तो उससे भी एरर अराइज हो जाता है। बाद में जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है, इंस्ट्रूमेंट में अगर सेटिंग उसकी गलत हो गई, तो ये गलत सेटिंग किसकी वजह से हो गई, पर्सन की वजह से हो गई या तो ऑपरेटर की वजह से हो गई, तो इसको हम ह्यूमन एरर मतलब ग्रॉस एरर बोलेंगे। या फिर सबसे ज़्यादा मिस्टेक या एरर एक पॉइंट से होती है, या जब हम रीडिंग लेते हैं तब रीडिंग लेते वक्त रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, ये दोनों पॉइंट से गलतियां हो जाती है। बहुत बार हम भी जब फास्ट लिखते हैं तो लिखते वक्त ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम 5 लिखते हैं तो वो S जैसा दिखता है, 3 लिखते हैं तो 3 ये 8 जैसा हो जाता है, 9 को हम कभी कभी G कंसीडर लेते हैं। तो ये सारे जो एरर है ये एरर हो गए रिकॉर्डिंग के, बराबर। अगर आपने रीडिंग अच्छी तरह से कर ली पर रिकॉर्ड उसका अच्छी तरह से नहीं किया तो वो भी एरर का टाइप हो जाएगा। किसने किया वो एरर, एक ह्यूमंस की वजह से हो गया, तो ये आ गया ग्रॉस एरर की कैटेगरी में। तो यहाँ पे और अलग एक पॉइंट है, अगर हमें ये पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ग्रॉस एरर, तो यहाँ पे जो एरर अराइज हो गया है तो इसको हम मैथमेटिकली करेक्ट नहीं कर सकते, ग्रॉस एरर को मैथमेटिकली करेक्ट नहीं कर सकते। इसको करेक्ट फिर कैसे किया जाए, तो करने के लिए ये 2 टाइप है। तो पहला तो टाइप है टेकिंग केयर व्हाइल सिलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द डेटा, मतलब आप जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो तो उसके पहले आपको सोचना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट से हर एक डायमेंशन हमारा चेक हो जाएगा, अच्छी तरह से चेक हो जाएगा, और उसके बाद लिख रहे हैं जो वो डेटा अच्छी तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट हो गया टेकिंग द नंबर ऑफ रीडिंग एट डिफरेंट टाइम। अभी फिलहाल समझ लो आपकी एक लेबर है, एक ऑपरेटर है, वो डायमेंशन ले रहा है, उसने क्या किया कि 10 एक पार्ट का डायमेंशन ले लिया, 10 पार्ट के डायमेंशन में अलग लास्ट का जो 10 नंबर वाला पार्ट है वो अगर उसमें एरर आ गया तो वो एरर एलिमिनेट करने के लिए वही पर्सन ने अलग अलग टाइम पे रीडिंग लेना है। तो रीडिंग लेते वक्त क्या होगा, अगर उससे कुछ मिस्टेक हो जाती, एक ही मिस्टेक हर बार नहीं होती, 1 या 2 टाइम पे हो जाती है, अगर वो जेन्युइनली नहीं करे तो, अगर उसको करना ही है तो हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, उस एरर को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। पर अगर उससे एरर हो जाता है, उसको पता नहीं है, अगर उससे बाय मिस्टेक हो गया तो इसको एलिमिनेट करने के बाद हमें नंबर ऑफ टाइम रीडिंग लेना पड़ेगा और अलग अलग टाइम पे लेना पड़ेगा, ताकि एनवायरमेंटल इफेक्ट या फिर दूसरे भी जो इफेक्ट है वो इफेक्ट वहाँ पे ना आ सके। ओके, तो ग्रॉस एरर आपको सब पता चल गया। तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस एरर आर कैन नॉट बी डिटेक्टेड टेकिंग द मल्टीपल रीडिंग, जो कि हमने पिछले वाले एरर टाइप में देखा कि हमें अगर वो ओवरकम करना है तो मल्टीपल टाइम में हमें रीडिंग लेना है। यहाँ पे वो नहीं हो सकता, बिकॉज ईच टाइम दे आर रिपीटेड इन द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में अगर रिपीट होता है तो किस चीज़ों की वजह से रिपीट होता है, और यहाँ पे अलग अलग उसके पैरामीटर्स कौन कौन से। तो फर्स्ट हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड हो गया एनवायरमेंटल एरर, थर्ड ऑब्जर्वेशन एरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में हो गया ऑपरेशनल एरर। ये अभी 4 जो कैटेगरीज है, ये 4 कैटेगरी को हमें इलेबरेट करना है, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये 2 क्वेश्चन आपको हमेशा 4 मार्क के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए पूछे जाते हैं, और उसमें 2 मार्क के लिए एक डेफिनेशन भी आती है एनवायरमेंटल एरर के लिए। तो यहाँ पे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में ये वर्ड ही सब इलेबरेट कर देता है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो भी एरर अराइज होता है तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर ये बोल देंगे। इसमें अब क्यों इंस्ट्रूमेंटल एरर अराइज होता है, बिकॉज ऑफ पुअर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गए या पुअर डिजाइन होगी तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर आ जाएगा। जब हम मेजर करते हैं तब, जब हम परचेस करते हैं तब वहाँ पे डिफेक्ट नहीं दिखाई देता। अगर वहाँ पे डिफेक्ट हुआ तो हम परचेस ही नहीं करेंगे।
क्या होता है, अगर उसकी डिज़ाइन पुअर होती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफेक्ट होते हैं, तो एक दो बार यूज़ करने के बाद में वहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर आता है। और अच्छा अगर आपका इंस्ट्रूमेंट हुआ भी तो भी यहाँ पे एक्सेसिव यूज़ होने के बाद भी उसमें वियर एंड टियर आ जाता है, और वियर एंड टियर आने के बाद इंस्ट्रूमेंट में वो एरर रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में है मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट को आपने वर्कर ने ले लिया, डायमेंशन ले लिया, और बाद में रखते समय अगर उसको जोर से रख दिया तो वो बेंड होने की पॉसिबिलिटी रहती है वहाँ पे, यहाँ पे, इसलिए मिसयूज आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट में आपको ये पॉइंट, हम जब डायल गेज इंडिकेटर देखेंगे तब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल तो एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि लोडिंग इफेक्ट में जब पॉइंटर पे सेंसिटिव पार्ट पे लोड आता है तो इसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर यहाँ पे बोल देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर एक्सप्लेन करना है इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में, तो आपने ये सारे जो पॉइंट है किस चीज़ की वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है ये तो आपने यहाँ पे इलेबरेट कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए, पर ये सारे चीज़ें हम इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। क्यों सोचनी पड़ेगी? क्योंकि आप भी मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें सोचते वक्त आ जाएगी। ओके, तो अगर आपको ये नहीं आती है, एक बार आप क्या कीजिए, 5 मिनट तक पॉज कर लीजिए, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए, हम और एक बार इसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे, ये कुछ 5 मिनट का काम हो जाएगा। ओके, हो गया सब आपका? तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर नहीं किया हमने, इसको एलिमिनेट कर दिया तो इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं आएगा। पहला पॉइंट, जब हम परचेस करते वक्त हमें ब्रांडेड इंस्ट्रूमेंट लेना है। ओके, तो उसका क्वालिटी हमें चेक करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वहाँ पे दिए रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग पे, जब हम परचेस करते हैं तब ये पॉइंट हमें एक देखना है। उसके बाद में एक्सेसिव यूज़, अगर 2-3 मशीनरी से 2-3 मशीनरी पे काम चल रहा है और वहाँ पे सब लोगों के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट है, तब उस इंस्ट्रूमेंट का एक्सेस यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंटल एरर रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक मशीन के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा, मतलब उसका काम ये स्पेसिफिक लिमिट तक ही हो सके। ओके, बाद में मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर उस बंदे को, अगर उस पर्सन को, उस लेबर को अगर आपने इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर दिया तो उसका मिसयूज़ भी नहीं होगा। और मिसयूज़ एलिमिनेट करने के लिए हम एक कर सकते हैं, जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट रखते हैं वहाँ पे हमने अगर फोम शीट रख दी नीचे, तो फोम शीट रखने के बाद में आप जब इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखते हो तो रखने के बाद में उसको एक कुशनिंग इफेक्ट मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बेंडिंग इफेक्ट वहाँ पे नहीं आएगा। ये भी हम सब चीज़ें कर सकते हैं। और इसका जो पैकिंग बॉक्स होता है वो बॉक्स में भी आप रख सकते हो, पर फिलहाल तो जहाँ पे वर्कशॉप कैटेगरी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमेशा बॉक्स में नहीं रखे जाते, उसके लिए ये फोम शीट एक अच्छा वे है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर एलिमिनेट करने के लिए। एंड लोडिंग इफेक्ट ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे 30 to 40% वो ऑलवेज आता है नाइफ एज पे या पॉइंटर पे, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें उसका जो लोडिंग इफेक्ट आने वाला है उसके हिसाब से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कैपेसिटी एंड स्पेसिफिकेशन वो देखना पड़ेगा। इसको हम डायल गेज इंडिकेटर है, इस पॉइंट में हम डिटेल में डिस्कस कर देंगे। यहाँ पे आपको समझ में आ गए कि हम किस तरह इंस्ट्रूमेंटल एरर को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई इंस्ट्रूमेंटल एरर की यहाँ पे। और दूसरा जो पॉइंट है एनवायरमेंटल एरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। अगर हमारा टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद में वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है चीज़ों पे, मतलब कौन सी चीज़ों पे, मटेरियल पे जब इम्पैक्ट करेगा तो इम्पैक्ट करने के बाद मटेरियल एक तो एक्सपांड हो जाएगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर यहाँ पे वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। अगर हमने रबर ले लिया, रबर को हमने प्रेशर से या फोर्स से एक्सटेंड कर दिया तो वो हमें दिखाई दे जाएगा। पर क्या होता है, अगर मेटल का
टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है 10 डिग्री सेल्सियस से, उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, वो चेंजेस की वजह से उसमें इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है। ये पॉइंट होगा एनवायरमेंटल एरर। यहाँ पे हमेशा आपने एक एग्जांपल भी देखा होगा, जो ब्रिज रहते हैं, ब्रिज पे एक सर्टन डिस्टेंस के बाद में एक ग्रूव मार्क किया जाता है, और वो जो ग्रूव मार्क रहता है वो ग्रूव मार्क टेम्परेचर एरर के लिए, जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है क्लाइमेट में, वो डिफरेंस को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। क्योंकि कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि टेम्परेचर जब डाउन होता है तो डाउन होने के बाद में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, श्रिंकेजेस हो जाते हैं, और श्रिंकेजेस होने के बाद में मटेरियल के भीतर ही क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्रैक क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि वहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस वाला जो पॉइंट है, ये आपने मैकेनिक्स में, सॉम में ये पढ़ा होगा। इसके बाद में सेकेंड है प्रेशर। एक्सेसिव प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने के बाद भी यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट में वो चेंजेस दिखाई देंगे, और इंस्ट्रूमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसका डायरेक्टली इफेक्ट आता है एरर पे। ये प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी वो इंस्ट्रूमेंट पे या तो फिर ऑब्जेक्ट पे, और उस वजह से एरर अराइज हो जाता है। ह्यूमिडिटी जनरली डायरेक्टली अफेक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के जो सेंसिटिव पार्ट रहते हैं वहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। सेम डस्ट से ही वो पार्ट खराब होने का चांस रहता है। यहाँ पे एनवायरमेंटल एरर के जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट तो हमने देख लिए कि यहाँ पे इस वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में और ऑब्जेक्ट में एरर जनरेट हो रहा है। पर हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो रिड्यूस करने के लिए जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट से आप जो ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हो उसके लिए हमेशा एक लैब होनी चाहिए, एक एरिया स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो वो एरिया में हमेशा उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए प्लेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल एरर। उसके बाद में आपको जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा एक सर्टन पीरियड के बाद में। इससे आप एनवायरमेंटल एरर की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो एरर अराइज हो रहा है उसको आप इलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर में जो एक पॉइंट पूछा जाता है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर या ऑब्जर्वेशनल एरर, ये दोनों पॉइंट भी हमेशा आपको एग्जाम में एक तो भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल एरर के जो मेन कैटेगरीज है वो हम देख लेते हैं। पैरेलैक्स एरर या मिस्टेक इन रीडिंग द स्केल। उसके बाद में ये एरर टाइप है जनरली केयरलेस और अनस्किल्ड लेबर से अराइज होता है। यहाँ पे हम पैरेलैक्स एरर को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो रेड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट। इसका जो टॉप पॉइंट है वो टॉप पॉइंट आपको मेजर करना है। मेजर करने के लिए हमने जो स्केल यूज़ की है, ये स्केल इसके बाजू में हमने फिट कर दी। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो टॉप पॉइंट है वो टॉप पॉइंट आपको एग्जैक्टली 40 mm तक दिखाई देगा। उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन 40 mm तक दिखाई देगा, मतलब वो लाइन उसको टच करती। अगर इसको हमने एक सामने से देख लिया एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट, तो वो एग्जैक्टली आएगा कहाँ पे? 40 mm डायमेंशन पे। अगर यही डायमेंशन को हमने अगर थोड़ा ऊपर से देख लिया, एक एंगल से देख लिया, तो एंगल से देखने के बाद जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हमें पैरेलली 40 के बाद में दिखाई देगा, मतलब वो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ओके, ये हो गया पैरेलैक्स एरर। जो भी आपको दिखाई देता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब वो तो आपका रीडिंग होगा। पर अगर आप कुछ पार्ट इंक्लाइन हो जाते हो, इंक्लिनेशन से आप देखते हो, तो उसका इफेक्ट, वो जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल का डायरेक्टली इम्पैक्ट वो स्केल पे आ जाता है। अगर आपने नीचे से देख लिया, नीचे से कुछ इंक्लिनेशन से देख लिया, तो क्या हो जाएगा? 40 से पहले ही आपको एक लाइन दिखाई देगी और वो डायमेंशन हो जाएगा 39 mm। ये जो तीनों एग्जाम्पल है
ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे पैरेलैक्स एरर के हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, पैरेलली अगर हमने उसको देख लिया तो वही रीडिंग हमें एग्जैक्टली लेने हैं। अगर पैरेलली नहीं देखते हम, अगर ऊपर से या नीचे से हम उसको कंसिडर कर लेते हैं तो वो वहाँ पे 101% आपको पैरेलैक्स एरर अराइज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया पैरेलैक्स एरर का एग्जांपल। ये कब आता है, जब अनस्किल्ड लेबर होते हैं या केयरलेस होता है कि चलो यार मुझे ये मैटर ख़त्म करना है, जल्दी से जल्दी डायमेंशन लेने हैं, चलो निकल जाते। तब हम इंस्ट्रूमेंट अगर नीचे होता है तो नीचे होते वक्त ऊपर से देख लेते हैं, हाँ कितना है 41 mm, चलो रख दो उसको, 41 mm रख दिया, डायमेंशन मिल। पर क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट तो बराबर है, ऑब्जेक्ट तो राइट है, पर ड्यू टू सम ऑब्जर्वेशनल एरर यहाँ पे एरर अराइज हो गया। तो हम इसको इलिमिनेट करने के लिए, ये तो सोर्स ऑफ एरर अब यहाँ तक तो नहीं पता चल गया, पर इस एरर को इलिमिनेट करने के लिए हम सारे एरर के टाइप देख लेते हैं कि कहाँ पे एरर आया होगा, मशीन में एरर है या इंस्ट्रूमेंट में एरर है, ये सब हम चेक कर लेते। और पता कहाँ पे चलता है, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल या केयरलेस की वजह से ये एरर आया है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को आपको इलिमिनेट करने के लिए अच्छी तरह से एक स्ट्रेट टू द आई कॉन्टैक्ट रख के आपको डायमेंशन लेना है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और जो ऑब्जेक्ट है उसको एक प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए, बहुत भी ऊपर नहीं होना चाहिए, तो भी पैरेलैक्स एरर आ सकता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? ओके देन, तो लास्ट जो पॉइंट है हमारा ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशनल एरर यहाँ पे हम एक डेफिनेशन की यूज से हम उसको समझ लेते हैं। ऑपरेशनल एरर आर द एरर कॉजेज बाय मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड बाय पुअर ऑपरेशनल टेक्निक। यहाँ पे जो पुअर ऑपरेशनल टेक्निक है, इन पुअर ऑपरेशनल टेक्निक की वजह से यहाँ पे जो एरर अराइज होता है, उन एरर को हम ऑपरेशनल एरर बोल देंगे। यहाँ पे अब आपको सोचना है दो एग्जाम्पल लेके कि किन चीज़ों से ये ऑपरेशनल एरर आ सकता है। आप दो एग्जाम्पल कोई भी ऑपरेशनल एरर की देख लो, ये डेफिनेशन को समझ के, तो आपको पता चल जाएगा। ये आपकी असाइनमेंट हो गई, इतना याद रखो। अगर आपको नहीं ये सब सॉर्ट आउट होता है तो हम लास्ट पॉइंट में नोट्स जहाँ पे है वो आपको बात बता देंगे, वहाँ पे आपको ये दो एग्जाम्पल मिल जाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद में है लास्ट पॉइंट रैंडम एरर। रैंडम एरर में एरर, ये तो वाइब्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से या पावर फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे अराइज होता है। तो वाइब्रेशन का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर सोच लो कि आपकी एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में एक छोटा मशीन है और एक बड़ा भी मशीन है। बड़े मशीन में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में दूसरे मशीन में आपको उसकी असेंबली करनी है, और असेंबली करने के बाद वहीं पे कहीं पे तो आपको उसका मेजरमेंट लेना है। मतलब यहाँ पे तीनों भी जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, असेंबली हो गई और मेजरमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों को आपको उसी कंडीशन में, उसी एनवायरनमेंट में, उसी एरिया में आपको सब कैलकुलेट करना है। इस वक्त क्या होता है, जो कि बड़ी मशीन है, छोटी मशीन है, कोई भी मशीन हो, उसका वाइब्रेशन आता है और वो वाइब्रेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट पे, या फिर हम जब मेजरमेंट करते हैं वहाँ पे वो इम्पैक्ट करता है। और इसकी वजह से जो भी एरर अराइज होते हैं उसको हम रैंडम एरर की कैटेगरी में बोल देंगे। तो वाइब्रेशन एक पैरामीटर हो गया, और दूसरा एक पॉइंट हो गया कि पावर सप्लाई वेरिएशन। अभी यहाँ पे देख लो कि हमेशा वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर से हम मेजरमेंट नहीं करते, दूसरे भी पावर सप्लाई के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डिजिटलाइज इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं। अगर किसी एक इंस्ट्रूमेंट में पावर सप्लाई फ्लक्चुएट होता है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा वो मेजरमेंट पे, बराबर। तो इसकी वजह से जो भी एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम बोल देंगे रैंडम एरर्स। यहाँ पे और एक पॉइंट है इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का और सपोर्ट एरर का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया आपका सर्कुलर बार या रॉड बोल दो आपको, उसकी अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो बड़ा वाला रॉड है, 1-2 मीटर लेंथ की ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर उसको आपको मेजर करना है तो किसी स्टैंड पे तो रखना पड़ेगा। स्टैंड पे रखने के लिए एक केस में आपने पहले वाले केस में देख लिया कि जो सपोर्ट है, 2 सपोर्ट है, वो आपने एंड पे लगा दिए,
और दूसरी वाली केस में क्या होगा कि जो सपोर्ट है वो सपोर्ट आपने सेंटर में लगा दे। यहाँ पे उसका आपने कैलकुलेशन नहीं किया कि कितने डिस्टेंस पे हमें वो सपोर्ट लगाना है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है जहाँ पे सपोर्ट दूर दूर है, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का लोड जो है सेंटर में, वो सेंटर में आके वो बेंड हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है वो सेंटर में सपोर्ट है, वो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ वो सैगिंग एंड हॉगिंग दोनों वे से वो बेंड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख लो कि इसका पहले वाले ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, दोनों सपोर्ट का डायमेंशन डिस्टेंस ये ज़्यादा है, और सेकेंड वाले एग्जाम्पल में दो सपोर्ट का डिस्टेंस ये बहुत ही कम है। इसलिए हमें ये दोनों भी चीज़ें एलिमिनेट करने के लिए उसका सपोर्ट का डिस्टेंस हमें मेंटेन करना होगा, ताकि वो सैगिंग भी ना हो सके और हॉगिंग भी ना हो सके। ओके, यहाँ पे इसको हम समझ लेते, ये पॉइंट में होगा ये बेंड, और दूसरे ये पॉइंट में इस तरह से ये बेंड हो जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट है एरर इन अलाइनमेंट। ये भी पॉइंट 2 मार्क के लिए हमेशा आपको पूछा जाता है। इसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट फिगर में देखोगे तो वो जो ब्लू कलर के जो दो सर्कुलर सेक्शन है, वो दो सर्कुलर सेक्शन एक रॉड को उनके बीच में एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसको वो डायमेंशन चेक करते। अगर वो अलाइनमेंट फिक्स होगी, सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन उसका फिक्स होगा और इसका भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली मैच हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो उसकी जो विड्थ है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हम अच्छी तरह से फाइंड कर लेंगे। पर अगर वो टिल्ट होता है तो टिल्ट होने के बाद यहाँ पे वो कांटेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे उसका एक कांटेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे उसकी जो लेंथ है, कांटेक्ट टू कांटेक्ट की जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ जाएगी। मतलब क्या होगा कि अगर वो जो पार्ट है वो अगर 30 mm का होता है एग्जैक्टली, अगर अलाइनमेंट नहीं हुआ, तो अगर अलाइनमेंट एरर हो गया तो वो हमें 31 32 mm तक वो डिफरेंस दे देगा। ये हो गया आपको एरर ड्यू टू अलाइनमेंट। यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो गए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है क्वेश्चन के लिए, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। या अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो एट द एंड ऑफ यूनिट हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आपको खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिए जो लिंक दी गई है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी वहाँ पे आपको फिल करनी है। आगे वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। थैंक यू।